Hello everyone and welcome to this video. This is the recorded video of an online session on Introduction to Financial Statement. In the first and second session, we have discussed about all the items of income statement, balance sheet, cash flow, statement of change in equity and comprehensive income statement. We have discussed the definition, calculation and interpretation about all the items and all the financial statements. Now in this session, we will discuss about how to prepare income statement, balance sheet and cash flow statement with the help of a basic example in Excel. If you watch the video till the end, you will have a very good idea about all the items of income, balance sheet and cash flow statement and how these statements are linked together. So watch the video till the end and if you need, watch the video twice. तो चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं और वीडियो देखते हैं. ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं. प्लीज़ कंफर्म दैट यू कैन सी द स्क्रीन एंड आई एम ऑडिबल टू यू. एक बार चैट में कंफर्म करो क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे रही है. ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, इस न्यूमेरिकल को मैंने आपको पिछली बार लिखवाया था और इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको अगले दिन भेज दिया था. आज इसको हम सॉल्व करके देखेंगे. ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपके सामने कि ये क्या है. पहले मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, इनका फॉर्मेट आपको लिखवा दिया था, सारा समझा दिया था. इनकम स्टेटमेंट के सारे आइटम्स हमने डिस्कस कर लिए थे, बैलेंस शीट के सारे आइटम हमने डिस्कस कर लिए थे, कैश फ्लो भी कर लिया था और साथ साथ मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का फॉर्मेट और उसके आइटम्स वो भी डिस्कस कर लिए थे. लेकिन एक न्यूमेरिकल मैं सिर्फ लिखवा दिया था मैंने आपको पिछली बार कि ये न्यूमेरिकल है जिसे आपको सॉल्व करना है. ठीक है, आज इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे. पहले एक बार क्वेश्चन गो थ्रू कर लेते हैं. तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, कंपनी स्टार्टेड विद इक्विटी ऑफ 5000, 5000 रुपये की इक्विटी इशू करी, शेयर इशूड 100 शेयर इशू करे, फेस वैल्यू 10 है और इशू प्राइस 50 है. ये पहला बात हमने देखी. उसके बाद सेल्स ऑफ द ईयर, यश आपको व्हाट्सएप पे भेजी हुई है, वहाँ पे देख लो ना. और ये आपको सॉल्व नहीं करिए, मैं दोबारा भेज दूंगा. अभी आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटा या जितना भी टाइम लगेगा आपको सिर्फ सुनना है. ठीक है, और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो भी मैं आपको साथ साथ भेज दूंगा. ठीक है, इसको ऐसे ही हम क्लास में डिस्कस करते हैं जैसे मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ. तो सेल्स ऑफ द ईयर है 10,000. इस 10,000 की सेल में से 1,000 क्रेडिट सेल था, तो टोटल 11,000 नहीं है, टोटल 10,000 ही है. फिर रॉ मटेरियल परचेज है 2,000 की इन्वेंट्री परचेज करी, 500 क्रेडिट पर करी और 1,500 रुपये कैश, तो टोटल 2,000 है. इन्वेंट्री में प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी 1,000, तो टोटल कॉस्ट हो गया आपकी 3,000. उसमें से आपको 1,200 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है. ठीक है, रॉ मटेरियल लाए 2,000 का, उसको बनाने की, पॉलिशिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, सभी तरह की कॉस्ट मिला करके वो 3,000 का हो गया. उसमें से 1,200 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो इन्वेंट्री कितनी आपकी 1,200. एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपके कितने लिखे हैं 1,000, इसमें से 300 आउटस्टैंडिंग है. टोटल आपकी जो कॉस्ट है वो 1,000 रुपये है, इसमें से 700 पे कर दिए, 300 रुपये आउटस्टैंडिंग. फिर है स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन 1,000. उसके बाद क्या है, डिविडेंड इनकम, कंपनी को 400 रुपये की डिविडेंड इनकम हुई जिसमें से 300 रिसीव हो गया. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 2,000 ही करी थी, तो 2,000 रुपये की जो इन्वेस्टमेंट हुई उसमें से उस पर 400 रुपये की इनकम हुई, रिसीव 300 रुपये हुआ. उसके बाद 1,500 रुपये के लोन्स एडवांसेस थे जिस पर 300 रुपये की इनकम हुई, 250 रिसीव्ड है, 50 रुपये रिसीवेबल है. कोई मशीन परचेज करी 2,000 रुपये की, डेप्रिसिएशन रेट लग गया 10%. लॉन्ग टर्म डेट टेकन 3,000 का, उस पर 10% का रेट लगाया तो इंटरेस्ट 300 रुपये बनता है, लेकिन पे कितना किया है 200 रुपये, तो 100 रुपये इंटरेस्ट पेएबल है.
उसके बाद जो भी पीबीटी आएगा उस पर 30% का टैक्स लगाया, उस जो टैक्स बना उसमें से 500 रुपये का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है और 1000 रुपये टैक्स पे कर दिया। इंटरिम डिविडेंड जो कि 800 रुपये है, प्रपोज्ड एंड अनाउंस्ड डिविडेंड 700 रुपये है। किसी को एडवांस दिया है 500 रुपये, एडवांस किसी से लिए हैं 3000 रुपये। शॉर्ट टर्म आर्थिक सिक्योरिटी 600 रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई है। और लास्ट में क्या है, कंपनी के पास $50 USD कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई 750 रुपये से। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, $50 60 रुपये के हिसाब से लिए, $50 60 रुपये के हिसाब से लिए, तो उसकी वैल्यू 3000 रुपये INR है। अब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, कितनी होगी, 75 रुपये। तो $50 कितने के हो गए, 75 रुपये के। अब वैल्यू कितनी होगी, 3750, ये भी INR है। तो इसकी डिफरेंस गेन कितना हुआ, गेन हुआ आपका 750। ये 750 मैंने यहाँ लिख के दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल तैयार करते हैं, आंसर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये बताओ कितने स्टूडेंट्स ने ये न्यूमेरिकल सोल्व किया और उनकी बैलेंस शीट मैच हुई। कंफर्म करो किस किस की बैलेंस शीट मैच हुई है, चैट में कंफर्म करो किस किस ने ट्राई किया इसको सॉल्व करने का। कार्तिक आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई है, ठीक है। आकांक्षा ट्राई किया लेकिन बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। श्रुति बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। जिसने ट्राई किया मतलब बैलेंस शीट मैच नहीं हुई। वेरी गुड, ट्राइड। बैलेंस शीट मैच केवल एक स्टूडेंट की हुई अभी तक। यस सर, बैलेंस शीट नॉट मैच्ड, ट्राइड नॉट मैच्ड। कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना मेरे पास अच्छे स्टूडेंट भी आते हैं जो ट्राई भी नहीं करते। वो पूछते हैं सर आपने कुछ होमवर्क भी दिया था, ऐसे अच्छे स्टूडेंट भी आते हैं। चले कोई बात नहीं, ट्राई किया ये भी बहुत है, उससे भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नेट सेल्स, अब नेट सेल्स में कितना लिखूं यहाँ पे, देखिए इसमें क्या लिख रहा है वो, सेल्स ऑफ द ईयर 10,000, क्रेडिट सेल 1000। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10,000। क्या कोई बच्चा है क्लास में जिसने 9,000 लिखा हो, 9,000 कैश के सेल है लेकिन 1000 क्रेडिट सेल है, तो आपको यहाँ पे टोटल 10,000 लिखना पड़ता है बस। और जो 1000 क्रेडिट सेल है वो बैलेंस शीट में अंडर करंट एसेट दिखेगा, अकाउंट रिसीवेबल 1000, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर देखो 2000 रुपये का मटेरियल खरीदा तो 2000 रुपये का मटेरियल लिख दिया। इसको बनाने की कॉस्ट क्या हुई, 1000। तो जो इन्वेंट्री है उसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 3000 रुपीज़। लेकिन इसमें से आपके पास 1200 रुपये क्लोजिंग में पड़ा है, 1200, तो बिका कितने का, 1800 का। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपने बेचा उसकी कॉस्ट आपको क्या है, 1800 है। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चला गया। जो बेचा है उसकी वैल्यू, वो कितने में बेचा वो यहाँ लिख दिया, उसकी कॉस्ट क्या है वो यहाँ लिख दिया, तभी तो आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा। फिर से बात करता हूँ, आपने 1800 रुपये की इन्वेंट्री को 10,000 में बेच दिया तो आपकी वैल्यू ग्रोस प्रॉफिट कितना आया, दिस माइनस दिस। ठीक है, अब ये ग्रोस प्रॉफिट हो गया। तो इसमें जो 1200 रुपये है ना वो आपके करंट एसेट में दिखेंगे एज इन्वेंट्री। उसके बाद लिखता हूँ मैं SGA, SBC, फॉरेक्स गेन, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, फिर आएगा EBITDA। तो अब ये वाली वैल्यूज पंच कराइए। अब बताओ SGA कितना लिखूं, SGA 1000 या 300 या 700,
चैट में लिखो। एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं 1000 लिखेंगे। 2000 क्यों लिखेंगे सर कार्तिकेय? आपने सब कुछ टोटल कर दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, आपकी बात भी ठीक है 2000। अगर आप एसबीसी को एसजीएनए में ऐड करके इकट्ठा लिखते हो तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। फिलहाल मैं सब कुछ अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। 1000 एसबीसी 1000, फॉरेक्स गेन 750। कहाँ से आया 750? ये बताया था ना थोड़ी देर पहले, ये 14th पॉइंट पे। उसके बाद डिविडेंड इनकम 400 रुपये, इंटरेस्ट इनकम 300 रुपये। कहाँ से आए ये दोनों आइटम? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। 400 रुपये की डिविडेंड इनकम और 300 रुपये की इंटरेस्ट इनकम। अब डिविडेंड इनकम 400 है, डिविडेंड रिसीव्ड 300 है, तो 100 रुपये डिविडेंड रिसीवेबल है। तीनों एंट्री समझना एक बार। इनकम स्टेटमेंट में आएगा 400, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में डिविडेंड रिसीवेबल आएगा 100, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में 300 डिविडेंड रिसीव्ड आएगा। फिर से बताएं, इस आइटम को याद रखना। डिविडेंड इनकम 400, डिविडेंड रिसीव 300। देखो, इनकम स्टेटमेंट में आएगा आपका पूरा 400, करंट एसेट में आएगा डिविडेंड रिसीवेबल 100, और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा 300। समझ में आ गई बात? इनकम स्टेटमेंट पूरा इनकम दिखाएगा, बैलेंस शीट बताएगा कितना लेना रह गया, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा कितना ले लिया। ठीक है, तो एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट इनकम 300, 250 रिसीव्ड। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? इनकम स्टेटमेंट में लिखूंगा 300, और करंट एसेट में इंटरेस्ट रिसीवेबल वहाँ लिखूंगा 50, और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग में लिखूंगा 250। कंफर्म करो यहाँ तक ये वाली बात जो मैंने दोनों बताई हैं, इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, तीनों इम्पैक्ट समझ में आए या नहीं आए? बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे अगर रिएक्ट करोगे ना, इतनी जल्दी जल्दी आंसर करोगे तो और भी बढ़िया पढ़ाऊंगा आपको। देखिए अब इधर सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सम। सम किसका? एसजीए और एसबीसी का, इन दोनों का। ये दोनों माइनस कर दिए, प्लस सम, ये तीनों मैंने प्लस कर दिए। इज दैट क्लियर? ये दो एक्सपेंसेस थे, माइनस कर दिए, ये दोनों इनकम्स थी, मैंने ऐड कर दी। समझने वाले एक और बात यहाँ पर ये है, आप चाहो तो ये जो चार आइटम है ना, इन चारों को इकट्ठा लिख सकते हो, अदर अदर करके चारों इकट्ठे कर सकते हो। आप चाहो तो इन तीन को अदर करके इकट्ठा कर सकते हो, और ये दोनों इकट्ठा कर सकते हो। कोई गलत नहीं है, कंपनियां ये भी काम करती हैं, सब ठीक है। मैं अलग अलग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, फिर आपका ईबीआईटी आ जाएगा। तो डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन कैसे आएगा? 2000 के आपने एसेट खरीदे थे, देखो ये देख, परचेज मशीन्स 2000 की, इनटू 10%, ये 10% का डेप्रीशिएशन रेट, तो ये क्या बन गया आपका? अब क्या आएगा? ईबीआईटी, इबिटा माइनस डेप्रीशिएशन। अमोर्टाइजेशन हमारे पास नहीं है तो डेप्रीशिएशन ये है बस, तो ये ईबीआईटी आ गया। उसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर आएगा आपका पीबीटी। पीबीटी इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे आएगा? यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म डेट टेकन 3000 एट 10%, डिविडेंड 200 इंटरेस्ट पेड, तो 3000 का 10% कितना होता है? 300। इंटरेस्ट पे कितना किया है? 200। तो इसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट में आएगा पूरा 300, ठीक है। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में आएगा इंटरेस्ट पेएबल कितना? 100। कैश फ्लो फंड फाइनेंसिंग में आएगा इंटरेस्ट पेड 200। ये वाली बात क्लियर होगी? यहाँ पे देखो, लॉन्ग टर्म डेट 3000 का 10% के हिसाब से 200 इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट बनता है 300, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट आया 300 इनकम स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेएबल 100, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट पेड 200। बस यही करना है। तो अभी तो इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो सिर्फ इतना लिखो कि 3000 इंटू 10%,
फिर ये आएगा इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये पीबीटी हो गया। अब आएगा टैक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम करंट इनकम टैक्स, प्रोविजन लिख सकते हो आप, डेफर्ड इनकम टैक्स, फिर आएगा आपका पीएटी। यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, देखो इक्वल टू दिस आइटम इंटू 30%, इसका 30% कितना बना 2145 रुपये। ये 30% टोटल काउंट होता है, डेफर्ड और करंट दोनों को मिला करके टोटल 30% वो टैक्स रेट माना जाता है। फॉरेक्स गेन 750 रुपये ऐड किया है, गेन है ना हमारे पास, तो ऐड कर दिया उठा के फॉरेक्स गेन। ये यहाँ पे लिखा हुआ था हमने 750 रुपये का गेन है फॉरेक्स गेन। $50 थे, $50 की वैल्यू 3000 रुपये होती है। फिर डॉलर के रेट बढ़ गए तो INR में उसकी वैल्यू 3750 होगी, तो बैलेंस शीट में 750 रुपये की वैल्यू बढ़ गई ना, तो ये गेन हमारा जिसको मैंने यहाँ लिखा है। आकांक्षा ये 750 रुपये वहाँ से आ रहा है 14th पॉइंट से। अब टोटल टैक्स है 2145, इसमें से 500 रुपये तो हमारा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो 1645 1645 ये हमारा करंट हो जाएगा। मतलब ये दोनों मिला करके 30% बनेंगे, दोनों को ऐड करके मैं 30% बनाता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे आएगी, दिस इंटू 30%, तो ये तो टोटल हो गया माइनस जो डेफर्ड किया वो, ताकि टोटल वही 30% बना रहे। अगर कल को डेफर्ड टैक्स 800 रुपये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट घट जाएगा, और अगर ये 500 रुपये हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो चलिए पैट लिखते हैं, दिस माइनस दिस। इसके बाद क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद क्या आता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारे पास जीरो है, कुछ है नहीं ना, तो मैंने जीरो लिख दिया। ये क्या बचेगा अभी, नेट इनकम। नेट इनकम क्या होगा, सेम वही अमाउंट रहेगा, दिस माइनस दिस। इसमें लिखेंगे फिर हम इंटरिम डिविडेंड, देन वी विल टाइप प्रोपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कितना है, ये रहा 800 इंटरिम है, प्रोपोज 700 है, तो दोनों लिखेंगे इंटरिम 800 प्रोपोज 700। इसके बाद आ गया आपकी रिटेन अर्निंग्स, तो वो कैसे आएंगी, दोनों माइनस कर दो, दिस ये गलत हो गया यहाँ पे, पीबीटी माइनस करंट इनकम टैक्स माइनस डेफर्ड इनकम टैक्स, वो गलत टाइप हो गया था, फॉर्मूला गलत लिखा गया था उस टाइम। अब देखो नेट इनकम माइनस इंटरिम डिविडेंड माइनस प्रपोज डिविडेंड, तो ये आपका रिटेन अर्निंग है। अब पहले एक बार यहाँ तक एक एक वैल्यू को मैनुअली चेक कर लो कि सर ये वैल्यू कहाँ से आई, कैसे आई, आप इसको दोबारा समझाइए। कोई ऐसी वैल्यू हो तो आप पूछ सकते हैं। पूरा लास्ट तक। जब सब क्लियर हो जाए तो चैट में लिख दो कि सर डन। कोई भी वैल्यू कोई समझ नहीं आएगा, सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट जीरो कैसे आया, सर करंट इनकम टैक्स 1645 कहाँ से आया, इंटरेस्ट 300 क्यों लिखा, करंट इनकम टैक्स प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है, देखो मेरी बात, यहाँ पर न्यूमेरिकल में लिखा है कि इफेक्टिव टैक्स रेट 30% है,
ठीक है, और डेफर्ड टैक्स 500 है, टैक्स पेड 1000 है। अब समझेंगे इस चीज़ को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, इसका 30% हमारा क्या है, 2145 हमारा टोटल टैक्स है, उसमें से 500 तो डेफर हो गया, डेफर टैक्स लायबिलिटी है। तो 1645 आप करंट इनकम टैक्स लिख दो, 2145 में से 500 घटा के 1600 लिख दो, तो टोटल मिलाओगे ना तो ये 30% बनेगा। चलिए अब आते हैं इक्विटी सेक्शन के अंदर। सबसे पहले आता है जी प्रेफरेंस स्टॉक। तो प्रेफरेंस स्टॉक नहीं है, कॉमन स्टॉक। उसके बाद आता है जी आपका एडिशनल पेड इन कैपिटल। उसके बाद आता है जी आपका रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके बाद आता है जी आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स। फिर आता है जी आपका ट्रेजरी स्टॉक। फिर आता है शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, फिर आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर आता है टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। तो इनको मैं कर देता हूँ कलर। तो शेयर होल्डर प्रेफरेंस स्टॉक क्या होगा, प्रेफरेंस स्टॉक तो जीरो है। होता है क्या प्रेफरेंस स्टॉक, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मान लो 50 शेयर्स हैं, एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, तो 50 इंटू 100 5000 लिखते हैं हम, लेकिन अभी प्रेफरेंस शेयर्स हैं नहीं तो जीरो। फिर आएगा कॉमन स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक क्या होता है, कॉमन शेयर्स की फेस वैल्यू। तो कॉमन शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, फर्स्ट पॉइंट पे देखो, शेयर्स इशूड 100, फेस वैल्यू 10। तो एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, टोटल शेयर इशू 100 है, और इशू प्राइस 50। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 100 शेयर्स इंटू फेस वैल्यू 10, पर शेयर 10 है, तो ये क्या हो गया 1000 हो गया ना। अब आपको मैंने पिछली बार बताया था एडिशनल पेड इन कैपिटल में 3 आइटम आते हैं, क्या क्या, स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन, ऑप्शन प्रोसीड्स और सिक्योरिटी प्रीमियम। ये 3 चीज़ें आती हैं। तो पहले प्रीमियम कितना है, 100 शेयर्स, एक शेयर का प्रीमियम 40 रुपये, तो ये तो सिर्फ प्रीमियम वैल्यू होगी, प्लस स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन जो कि 1000 रुपये है, प्लस ऑप्शन प्रोसीड जो कि 0 है। ठीक है, उसके बाद आएगा रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग क्या होती है, पिछले साल की रिटेन अर्निंग प्लस इस साल की रिटेन अर्निंग। तो पिछले साल की 0 और इस साल की रिटेन अर्निंग ये रही यहाँ पे 3505, बस इतना ही है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 0। और शेयर बायबैक क्या होता है, आई मीन ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है, शेयर बायबैक। शेयर बायबैक मतलब जो इतने शेयर आपने बाय करे, मान लो 20 शेयर बायबैक करे 40 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पर 800 लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं अमाउंट, तो ये 0 हो जाएगा। इन सब को टोटल कर दो। अब एक सवाल पूछा सर ये 40 क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम है 40 रुपये, कैसे पता लगा, देखो इशू प्राइस 50 रुपये और उसकी फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू जो होता है ना वो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। ठीक है अंशुल जी, इसमें ना एपीआईसी में 2 चीज़ें हैं, एक तो ये प्रीमियम और दूसरा ये स्टॉक बेस्ड कॉम्पनसेशन, ये भी तो जुड़ेगा। जितेंद्र सिंह तोमर क्लियर हो गया, ये क्या था सिक्योरिटी प्रीमियम, अंशुल क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए पहले अब मैं यहाँ तक वेट कर रहा हूँ, आप 1 मिनट देख लो, कोई वैल्यू समझ नहीं आ रही तो बताओ। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना लिख दिया मैंने, देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट में क्या होता है, ओपनिंग माइनॉरिटी प्लस इस साल की माइनॉरिटी इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट माइनस माइनॉरिटी का डिविडेंड।
माइनस माइनॉरिटी का डिविडेंड, मैं ये कमेंट में डाल रहा हूँ, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन बैलेंस शीट इक्वल्स टू क्या होता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट माइनस माइनॉरिटी डिविडेंड। शायद समझ में आ ही गया होगा। तो ये आप ये कह सकते हो ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट माइनस माइनॉरिटी डिविडेंड। ये मैंने आपको लिख के दिया, एक्सेल फाइल आपके पास आएगी तब तो आप नोट कर ही सकते हो, और अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूं तो अभी भी नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है, टोटल कैसे आएगा, शेयर होल्डर इक्विटी प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, एक बार जरा मुझे बताओगे क्या हमने पिछली क्लास में बैलेंस शीट कंसोलिडेशन डिस्कस किया था? एवरीवन प्लीज। ठीक है बस 2-3 लोगों ने बता दिया वही काफ़ी है, तो इसका मतलब तो किया ही था ना, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हमारा इक्विटी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ करंट लायबिलिटी की तरफ। तो सबसे पहले आएगा अर्नड रेवेन्यू, उसके बाद आएगा अकाउंट्स पेएबल, एक्रूवल्स, और फिर आएगा जैसे कि टैक्स पेएबल, जैसे कि डिविडेंड पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, और तो कुछ नहीं है। तो टोटल करंट लायबिलिटी, फिर आएगा यहाँ पे जैसे कि लॉन्ग टर्म डेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिर आएगा टोटल लायबिलिटीज। तो हम सबसे पहले करंट लायबिलिटी वाला पार्ट पूरा करते हैं। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होती है? ठीक है कार्तिक, मैं करूंगा उसके बारे में बात। तो अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होती है? अनअर्न्ड रेवेन्यू होती है आपकी एडवांस रिसीव्ड, किसी से एडवांस लिया तो अनअर्न्ड रेवेन्यू, किसी को एडवांस दिया तो प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो ये मैंने यहां लिख लिया। अकाउंट्स पेबल क्या होगा, देखो ध्यान से, 2000 का रॉ मेटेरियल परचेज किया था, उसमें से 500 रुपये अकाउंट्स पेबल में गए, क्रेडिट परचेज था ना तो 500 रुपये। एक्रूवल्स, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में 1000 में से 300 आउटस्टैंडिंग है, तो ये 300। टैक्स पेएबल, ध्यान से देखना, ये जो 1645 है इसमें से गवर्नमेंट को पे कितना किया? गवर्नमेंट को पे किया आपने केवल 1000, ठीक है ना। इस 1645 में से आपने सिर्फ 1000 पे किया है, तो अगर कुछ भी पे ना किया होता तो पूरा आता, लेकिन आपने तो 1000 पे किया है ना, तो पेएबल कितना है?
645। अब आएगा डिविडेंड पेएबल। तो डिविडेंड पेएबल में क्या लिखूं मैं? ये जो प्रपोज्ड है ना ये लिखेंगे, क्योंकि इंटरिम मतलब पे हो चुका है, प्रपोज्ड मतलब अभी तक पे नहीं हुआ, पे कर देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट पेएबल, 300 रुपये का इंटरेस्ट था। अगर आपने एक भी रुपया नहीं पे किया इंटरेस्ट का तो पेएबल कितना हो गया? 300। लेकिन आपने तो 200 रुपये पे किया है ना, तो पेएबल कितना हुआ? 100। सर 200 कहाँ लिखा हुआ है? ये देखो यहाँ लिखा है, लॉन्ग टर्म डेट टेकन 3000 एट 10%, 200 इंटरेस्ट पेड। तो 100 क्या हुआ? पेएबल। अब डेट कितना आपका? डेट आपका 3000 रुपये का। एक मिनट देखने दो। हाँ जी, डेट आपका 3000 रुपये का। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी है? ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी प्लस इस साल की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 500 रुपये। अब टोटल लायबिलिटी निकालेंगे कि इक्वल टू दिस करंट प्लस लॉन्ग टर्म प्लस डेफर्ड टैक्स। पहले यहाँ तक देखो, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है? यहाँ तक पहले अच्छे चेक करो, क्या समझ में नहीं आया? कुछ नहीं आएगा तो बताते। देखो 700 डिविडेंड पेएबल, ये प्रोपोज्ड डिविडेंड है, अनाउंस्ड है, प्रोपोज्ड है, बट अभी तक पे नहीं किया। तो जो डिविडेंड पे नहीं हुआ वही तो पेएबल, तो इसको उठा के पेएबल में डाल दिया। टोटल डिविडेंड था 1500, 800 पे, 700 प्रपोज्ड। तो प्रपोज्ड जो है, जो पे नहीं हुआ वो लिख दिया यहाँ पे कि पेएबल इतना अभी हम पे करेंगे। नोट देखो जरा, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है? देखो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो आ जाती है, थोड़ी बहुत दिक्कत कैश फ्लो में होती है, लेकिन सीखेंगे वो भी, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे। चलिए, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट के बाद चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे जी हम? करंट एसेट्स। तो करंट एसेट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले कैश आता है। कैश अभी रेड जोन में है, क्योंकि कैश विल कम फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से जो क्लोजिंग कैश आएगा वो यहाँ पे डाल देंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। पहले लिखते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, डिविडेंड, रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, टोटल करंट एसेट्स। तो अगर मैं पूछूं मार्केट सिक्योरिटी कितनी है हमारी, देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मार्केट सिक्योरिटी 600 रुपये की है, तो लिख दें शॉर्ट टर्म मार्केट सिक्योरिटी 600 रुपये। अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट सेल जो होती है उसे अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। तो क्रेडिट सेल कितनी है? ये देखो 1000 की। इन्वेंट्री कितनी होगी बताओ, इन्वेंट्री कितनी है? कार्तिक बहुत बढ़िया है, तुम बहुत एक्टिव हो, बहुत अच्छे। कार्तिक है और कार्तिक दोनों अलग स्टूडेंट है ना, ये बहुत एक्टिव हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो मैं इन्वेंट्री कितनी लिखूं? 1200 रुपये। क्यों लिखूं मैं इन्वेंट्री 1200? क्योंकि बात को समझो, 2000 रुपये के रॉ मटेरियल में खरीद के लाया, 1000 उसके ऊपर कॉस्ट लग गई, जितने की इन्वेंट्री बनी 3000 की, उसमें से ये जो 1800 रुपये है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें से 18 की मैंने बेच दी, तो बचा कितनी? 1200। ठीक है ना? 1200 रुपये की इन्वेंट्री क्या है, मेरी होल्डिंग में पड़ी हुई है, अभी बैलेंस शीट में पड़ी हुई है। 1800 की मैंने बेच दी, कितने की बेच दी? 10,000 रुपये की। ठीक है,
प्रीपेड एक्सपेंस। अब यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एडवांस पेड 500 रुपये। ठीक है, तो इस 500 को यहाँ पे लिख दो। अब आप बताइए डिविडेंड रिसीवेबल कितना है, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 100। और इंटरेस्ट रिसीवेबल सब लोग लिखो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब ये सारी तो वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब मैं करूँगा टोटल। टोटल जब करूँगा ना तो कैश को मिला के करूँगा, तो जो भी कैश आएगा वो वहाँ पे आ जाएगा। ये टोटल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा मतलब ये टोटल अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आइटम्स पे। तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे हम, इन्वेस्टमेंट्स, पीपीएनई, इंटेंजिबल्स, गुडविल, लॉन्ग टर्म आइटम्स आ गए ना यहाँ पे सारे। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखो इधर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने की, 2000 की। लोन्स एंड एडवांसेस में इन्वेस्टमेंट कितने की, 1500 की। दोनों लिखेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस 1500, इन्वेस्टमेंट्स कितने के, 2000 रुपये के। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नेट 2000 रुपये की मशीन खरीद के लाए थे, ध्यान से देखना भी। मशीन परचेज फॉर 2000, रेट कितना लगाया, 10%, तो -200 ये जो यहाँ पे लगाया है। बट इसमें अगर अमोर्टाइजेशन हुआ तो फिर मैं ये पूरा नहीं ले सकता। बट फिलहाल तो 200 रुपये हमारा खाली डेप्रीशिएशन है, तो आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं नीचे जाकर के टोटल एसेट्स निकाल देता हूँ। यहाँ पे टोटल एसेट्स कैसे आएंगे, वो सम किसका, एक तो ये करंट ले लिया, कोमा ये सारे लॉन्ग टर्म ले लिए, तो ये क्या हो गया मेरा टोटल एसेट्स। और यहाँ क्या निकालूंगा, टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो वो कैसे आएगा, टोटल लायबिलिटीज प्लस ये इक्विटी। अब ये डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस टोटल लायबिलिटी इक्विटी माइनस टोटल एसेट्स। तो ये जो 9500 आया, अगर ये मेरा कैश आ गया तो बैलेंस शीट मैच। बचपन में हम क्या करते थे, एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर दिया, जो आ गया वही उठा के कैश में लिख दिया 9500। बैलेंस शीट तो मैच होएगी, ऐसे ऐसे किसकी बैलेंस शीट मैच नहीं होएगी। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली ऐसा नहीं करते, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश लेके आते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब जरा कैश निकालते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहला सवाल, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर माइनॉरिटी होगा या आफ्टर माइनॉरिटी होगा, चैट में कंफर्म करो। वेरी गुड, वेरी गुड, सब लोग बिफोर बता रहे हैं। बिल्कुल बिफोर होगा। इसका वन वर्ड में कारण सुन लो, आफ्टर माइनॉरिटी मतलब आपने सब्सिडरी वाला पोर्शन हटा दिया, जबकि इनकम स्टेटमेंट क्या है, कंसोलिडेटेड, बैलेंस शीट क्या है, कंसोलिडेटेड, और पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, वो भी कंसोलिडेटेड। भाई नॉन कैश चार्ज जुड़ेंगे तो इनकम स्टेटमेंट जुड़ेंगे, करंट एसेट चेंज इन एडजस्ट होगा तो बैलेंस शीट से होगा। एवरी आइटम इज कंसोलिडेटेड, सो व्हाई नॉट प्रॉफिट ऑल्सो कंसोलिडेटेड। तो इनकम, बैलेंस शीट, कैश फ्लो तीनों कंसोलिडेटेड होती है, मतलब सब्सिडरी भी उसमें इंक्लूडेड होती है। तो ओनली पैट हम आफ्टर माइनॉरिटी नहीं लेंगे। मतलब अगर हम कहें 100 में से 99 कंपनी बिफोर माइनॉरिटी लेती हैं प्रॉफिट, अगर एक कंपनी आफ्टर माइनॉरिटी लेती भी है तो प्रॉफिट आफ्टर माइनॉरिटी प्लस माइनॉरिटी इंटरेस्ट करके ऐड बैक करती है। ठीक है, जैसे उसने अगर मान लो प्रॉफिट ले भी लिया तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ लिख करके ऐड बैक कर देगी। ठीक है,
बट वो बहुत कम चांस है। चलिए, तो ये एडजस्ट होने के बाद मैं क्या करूँगा, ये 3 आइटम है, ये भी एडजस्ट करेंगे अब। फॉरेक्स गेन प्रॉफिट में जुड़ा हुआ था, उसे घटा दिया जाएगा। डिविडेंड इनकम जुड़ा हुआ था, घटा दिया जाएगा। इंटरेस्ट इनकम जुड़ा हुआ है, घटा दिया जाएगा। चौथा आइटम है इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये क्या है, ये प्रॉफिट को घटा रहा है तो हम इसको जोड़ देंगे। उसके बाद क्या आएगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट ये रहा 505। आफ्टर माइनॉरिटी वाला नहीं लेना है, बिफोर माइनॉरिटी वाला। क्लिक करके एंटर करेंगे। अब है नॉन कैश चार्ज। नॉन कैश चार्जेस क्या होते हैं, वो चार्जेस जो माइनस तो कर दिए बट पे नहीं करने। एग्जाम्पल इज स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन, एग्जाम्पल इज डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन, एग्जाम्पल इम्पेयरमेंट, एग्जाम्पल नॉन कैश प्रोविजंस, वारंटी, एग्जाम्पल एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस, एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन। तो जो जो आइटम नॉन कैश है वो सारे हमने एड बैक कर लेने। अब मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी, इसको हमने बहुत बार नॉन कैश में भी देखा है और इसको मैंने अलग से भी लिखा हुआ देखा है। जैसे कि नॉन कैश चार्जेस ऊपर लिख दिए और यहाँ पे लिख दिया डेफर्ड टैक्स, अलग भी मिलता है। और मान के चलना ज़्यादातर केस में अलग मिलता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? ज़्यादातर केस में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट अलग मिलता है, बट कभी कभी नॉन कैश चार्जेस करके भी मिल जाता है। तो मैं इसको यहीं पर ही ऐड कर लेता हूँ कि प्लस डेफर्ड टैक्स ये लायबिलिटी। और अगर यहाँ पे अलग लिखते तो यहाँ पे भी लिख सकते हो कि डेफर्ड टैक्स, तो यहाँ पर 500 रुपये लिख दो, इसमें से हटा दो। तो दोनों में कुछ भी गलत नहीं है, दोनों ठीक है। अब आते हैं चेंज इन करंट एसेट पे। इक्वल टू, चेंज इन करंट एसेट का मतलब है इस साल के करंट एसेट माइनस पिछले साल के करंट एसेट। तो इस साल के करंट एसेट क्या हुए, सम किसका, कैश छोड़ के बाकी आइटम का। बाकी आइटम में भी ध्यान से क्या क्या, 1 2 3 4, ये 4 आइटम लेने हैं। बाकी के दोनों नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के आइटम्स हैं। अगर यहाँ पे ले लिया तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी वो भी 5 मिनट बाद समझ आएगा, सुनते रहेंगे ध्यान से। तो इस साल करंट एसेट माइनस पिछले साल के करंट एसेट, तो वो कितने पिछले साल करंट एसेट, वो है 0। तो अब देखो क्या आया आंसर, 3300 आया चेंज इन करंट एसेट। इसका क्या मतलब है, पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरे करंट एसेट बढ़े। और क्या क्या बढ़ गया भाई, मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई, पैसा ब्लॉक हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस है वो बढ़ गया, मार्केट सिक्योरिटी बढ़ गई, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गई, बहुत कुछ बढ़ गया। क्या फ़र्क पड़ा उससे, मेरा पैसा ब्लॉक हुआ। तो पैसा अगर ब्लॉक हुआ है तो 3300 रुपये माइनस आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। स्टार्टिंग में आकर के माइनस लगाया और ब्रैकेट स्टार्ट करी और लास्ट में जाकर के ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 3300। अभी सुनते रहेंगे। इस बार तो मेरे, पिछले बार मेरे करंट एसेट 0 थे, तो मान लो करंट एसेट पिछली बार 3400 होते और इस साल करंट एसेट 3300 है, तो करंट एसेट कम हो गए, तो -100 आएगा। लेकिन बाहर माइनस लगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको हमने बाहर माइनस लगा के किया। अब आते हैं करंट लायबिलिटी में। सुनिए मेरी बात, करंट एसेट बढ़ेंगे तो माइनस में लिखो, करंट एसेट कम होंगे तो प्लस में लिखो। लेकिन लायबिलिटी में ये वाली बात उल्टी है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस लिखो क्योंकि वो सोर्स ऑफ कैश है। करंट लायबिलिटी कम होएगी तो आपने लायबिलिटी पे कर दी तो पैसा आउटफ्लो हुआ, उसे माइनस लिखो। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। सम
करंट लायबिलिटी क्या क्या लेना, देखो 1 2 3 4, ये 4 लेने हैं खाली। डिविडेंड पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, ये फाइनेंसिंग के आइटम्स हैं, उसके हिसाब से एडजस्ट होंगे। -0, -0 क्या है जी, पिछले साल की करंट लायबिलिटी। अगर मान लो पिछले साल की लायबिलिटी होती तो मैं लिख देता है यहाँ पे मान लो 1500 रुपये, लेकिन अभी नहीं है तो मैं क्या लिख रहा हूँ 0। इसके बाहर माइनस नहीं लगाना, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस में लिखना है, करंट एसेट बढ़ेंगे तो प्लस लिखना है, इसलिए उस फॉर्मूले में बाहर माइनस लगाया था। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। फॉरेक्स गेन, ये फॉरेक्स गेन 750 रुपये मेरे प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है और ये एक ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ माइनस। डिविडेंड इनकम, ये क्या था, प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, डिविडेंड इनकम प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसको घटा रहा हूँ। प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकालते टाइम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को जोड़ के नहीं रख सकते, उसको जुड़ा हुआ था तो मैंने उसे घटा लिया। इक्वल टू माइनस इंटरेस्ट इनकम, तीसरा आइटम, ये भी इन्वेस्टिंग आइटम है और प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है तो मैंने इसे घटा दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसको मैंने जोड़ दूंगा। कहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये 300 रुपये, ये मेरे प्रॉफिट को घटा रहा था, मैंने इसे वापस जोड़ दिया। अब क्या करेंगे जी हम, अब हम इन सबका सम करेंगे। अब देखो जरा मेरी बात कुछ ध्यान से समझना, अगर ये चारों आइटम मैं हटा दूं तो मेरा कैश फ्लो ऑपरेशन क्या होगा, देखो कितना बढ़ के आ रहा है। अगर मैं वो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग आइटम्स को एडजस्ट ना करूं तो मेरा को क्या लगेगा कि कंपनी ऑपरेशन से बहुत सारा पैसा कमा रही है, जबकि कंपनी ऑपरेशन से केवल 6700 रुपीज़ कमा रही है। तो बढ़ा हुआ क्यों था, वो इसलिए बढ़ा हुआ अमाउंट आ रहा था क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जुड़ी हुई थी उसके अंदर। इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम्स को मैंने प्रॉफिट में जोड़ दिया, वो प्रॉफिट मेरे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में जुड़ गया, तो उससे क्या लगा कि ऑपरेशन से बहुत सारा पैसा आ रहा है, मैंने उठा करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को हटा दिया, खत्म बात। अब आते हैं जी, ये जो जो चीज़ें यहाँ जोड़ी वो उनको घटाना ही तो पड़ेगा, और जो जो चीज़ें यहाँ पर घटाई उनको जोड़ना पड़ेगा। कार्तिकेय, मैंने आपको बताया ना, ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट में जो भी चेंज है उसको तो लिखोगे ना प्रॉफिट में एडजस्ट करके। और जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है इस साल, वो इस साल तो नहीं पे करनी ना, इवेंचुअली एडजस्ट होएगी वो 1-2 साल के बाद, 4 साल के बाद। मैंने आपको बताया ना कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में भी कभी कभी मिलता है और बहुत बार ये अलग ही मिलता है। मैं एक काम करता हूँ, एनुअल रिपोर्ट दिखाऊं या अभी आगे बढ़े। यहाँ पर क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट दोनों का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ दिखा दिया जाता है। अल्टीमेटली आपको हर आइटम का डिफरेंस दिखाना बैलेंस शीट में, क्या चीज़ बढ़ी क्या चीज़ घटी, हर चीज़ का डिफरेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में आना ही आना है। नहीं आएगा तो फिर बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुको। पहले तो मैं यही खोल देता हूँ जो मेरे सामने कोलगेट की कंपनी है। अब मुझे मालूम नहीं है कि इसमें होगा या नहीं होगा, इसमें नहीं होगा तो कोई और दूसरी कंपनी उठा लेंगे, बट एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट में चलते हैं। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और ये आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ देखिए डेफर्ड इनकम टैक्सेस कितना है, +17, 27 और 108 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप चाहो तो ये 4 आइटम देखो, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम 2 और ये तीसरा आइटम, आप इन तीनों को जोड़ के भी लिख सकते हो। उसी तरीके से देखो, इसमें ध्यान से देखना, रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री, इन दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय मैं इकट्ठा करके भी लिख सकता हूँ। उसी तरीके से अकाउंट्स पेएबल एंड अदर नॉन करंट एसेट लायबिलिटी, चलो ये तो एसेट और लायबिलिटी को इकट्ठा कर रहा है,
लेकिन ये दोनों तो एक साथ कर ही सकता हूँ मैं, चेंज इन करंट एसेट, तो हम चाहे तो इकट्ठा कर भी सकते हैं। तो इसने देखो डेफर्ड इनकम टैक्स अलग से लिखा हुआ है +17, ठीक है। तो फिर प्लस है तो उसका क्या मतलब है बता सकते हो? कि डेफर्ड टैक्स एसेट है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? सेवनटीन जो आ रहा है ये क्या हो सकता है सर? एसेट कैसे हो सकता है? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी होगा ना। हमने डेफर किया फ्यूचर के लिए, तो इस साल के लिए तो पैसा बच गया, और डेफर टैक्स एसेट हो गया तो हमने ज्यादा पे कर दिया। हाँ चलिए, अब एक काम करते हैं, एक और उठाते हैं कोई कंपनी। ये देखो यहाँ पे है ना अपाचे कंपनी, इसको खोल के देखते हैं, इसमें भी शायद मिल जाए। ये हम इसकी बैलेंस शीट में आ गए हैं, ये इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ गए। देखो ये आ रहा है ना प्रोविजन फॉर डेफर्ड इनकम टैक्स, तो ये भी अलग लिख रहा है यहाँ पे, +14 लिख रहा है ना यहाँ पे +14। देखो इम्पेयरमेंट एड बैक कर रहा है, नॉन कैश चार्ज होता है इम्पेयरमेंट। एसेट रिटायरमेंट ओब्लिगेशन नॉन कैश होता है, ये भी जोड़ रहा है। डेप्रीशिएशन डेप्लीशन अमोर्टाइजेशन ये भी जोड़ रहा है, और ये एक्सप्लोरेटरी ड्राई होल एक्सपेंस है, ये भी वो जोड़ रहा है, ये 600। तो इसने ये सारे क्यों जोड़ दिए? क्योंकि ये सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉन कैश है, ये वाले नॉन कैश है, इसलिए जोड़ दिया हमने। चलिए अभी मेरे ख्याल से हो गया है, वापस चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो अब ठीक है कार्तिक है, चलिए अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, सबसे पहले क्या लिखूंगे हम बताओ? डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंस, कैपेक्स ऑन पीपीएनडी। तो डिविडेंड रिसीव्ड बताइए कितना है, चैट में लिख के बताओ। अभी रुको कार्तिक, फॉरेक्स गेन का टाइम आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सबका गलत है, अंशुल आपका भी गलत है, सोनी आपका भी गलत है। नहीं नहीं ठीक है, डिविडेंड रिसीव ठीक है। सुनो मेरी बात, डिविडेंड इनकम कितना माइनस किया? 400। तो उस हिसाब से मुझे जोड़ना कितना चाहिए? वापस 400, यही तो बात हुई ना। 400 रुपये ऊपर से कम किया, नीचे डिविडेंड रिसीव्ड 400 ऐड करना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए, 400 रुपये की इनकम में से 100 रुपये तो डिविडेंड रिसीवेबल में पड़ा है, तो आया कितना? आपको रिटर्न आया 300 रुपये। अगर एक भी रुपया नहीं आता तो मैं यहाँ पे 0 लिखता, ऊपर तो उतना ही घटाता, और नीचे जितना एक्चुअली आया है उतना मैं जोड़ देता। तो मैंने 300 रुपये जोड़ दिया। अब जरा इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। ये डिविडेंड इनकम ऊपर 400 जोड़ दिया, घटा दिया, और नीचे डिविडेंड रिसीव्ड 300 जोड़ दिया। तो फाइनली क्या किया मैंने? -100 कर दिया। ओवरऑल मैंने क्या किया? -100। अब सुनेंगे जरा, चेंज इन करंट एसेट जब मैं निकाल रहा था, अगर ये डिविडेंड रिसीवेबल, इस डिविडेंड रिसीवेबल को इस चेंज इन करंट एसेट में ले लेता तो क्या होता? ये -3400 आ जाता, जो कि बिना इसको लिए कितना आ रहा है? 3300। तो इसको इसमें ले लेता तो 100 रुपये तो माइनस हो जाते, ओवरऑल माइनस हो जाते।
बैलेंस शीट भी मैच हो जाती, लेकिन गलत क्या होता, गलत काम क्या रहता, मैं डिविडेंड रिसीव्ड 300 रुपये दिखा ही नहीं सकता था कि मुझे डिविडेंड से इनकम कितनी हुई है। यहाँ पर अगर मैं 100 रुपये बढ़ा दूँ तो एक तो मैं इसको नहीं घटाऊंगा और दूसरा मैं इसको जोड़ूंगा नहीं, बैलेंस शीट तो मेरी मैच हो जाएगी। अगर इसको मैं यहाँ पे ले लूँगा, टेंशन खत्म, बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। बट गलत काम क्या हुआ, एक तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ के आ रहा है 300 रुपये और कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 300 रुपये घट के आएगा, दोनों काम गलत। मेरी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, ऑपरेशन से कैश बहुत आ रहा है, गलत बात, इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं आ रहा है, वो भी गलत बात, जबकि इन्वेस्टमेंट तो हमने कर रखी है, अर्निंग्स कुछ भी नहीं दिखाई दे रही। इसलिए ये काम करना जरूरी है कि डिविडेंड इनकम ऊपर घटाओ और डिविडेंड रिसीव्ड नीचे जोड़ दो। अब आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट इनकम 300 रुपये है, लेकिन इसमें से 50 रुपये तो रिसीवेबल में पड़ा है, तो मैं यहाँ पर कितना लिखूँ, 250 प्लस। इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 2000। लोन्स कितने के थे, 1500। कैपेक्स कितने का था, 2000। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई तो पूछिए। चलिए अगर क्लियर है तो अब मैं यहाँ लिखूंगा डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, बोरोइंग, इक्विटी इशूड, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। देखो डिविडेंड पे कितना किया, इक्वल टू माइनस ये जो इंट्रिम था 800 रुपये, यही तो पे किया है ना, वो माइनस किया तो वो माइनस कर दिया। इंटरेस्ट कितना पे किया, 300 रुपये का इंटरेस्ट ऊपर जोड़ा था तो नीचे 300 घटाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है, इस 300 में से 100 रुपये तो पेएबल में है, तो मैं -200 लिखूंगा। आपने बोरोइंग कितने की करी थी, 3000 रुपये की, लॉन्ग टर्म डेट लिया था ना 3000 रुपये का, देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट लिया है 3000 रुपये का, तो 3000 लिखा वहाँ पे। अब क्या है, लॉन्ग इक्विटी इशूड, इक्विटी कितने की करी थी, 5000 की। इस बात को सुनेंगे आप ध्यान से, देखो ये 5000 रुपये जब मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा तो बाइफर्केशन लिखूंगा, कॉमन स्टॉक कितना, रिटेन अर्निंग मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, अलग अलग लिखेंगे, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग अलग नहीं लिखते, एक साथ लिख दो। अब आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब नीचे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सरप्लस डेफिसिट। तो सबसे पहले ओपनिंग, जब मैं इसको ले लूँगा इसका मतलब बाकी तो ऊपर वाले सारे ले लिए, प्लस इन्वेस्टिंग, प्लस और ये फाइनेंसिंग। पहले एक बार यहाँ तक चेक करो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बात करो, फिर आगे देखेंगे। कैपेक्स ऑन पीपीएनई, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। न्यूमेरिकल में देखो ये लिखा है ना, परचेज मशीन फॉर 2000, ये 2000 रुपये की मशीन है, तो ये किसके अंदर जाती है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर जाएगी। तो ये एक हेड में लिख दिया मैंने, कैपेक्स ऑन पीपीएनई। एक बार कंफर्म कर दो, क्लियर हो जाए तब।
ठीक है, तो अब इसमें क्या आएगा आपका, ओपनिंग कैश 0 और यहाँ पर लिखेंगे हम फॉरेक्स गेन। फॉरेक्स गेन कितना आपका 750 रुपये का। उसके बाद हम इसे कर देंगे क्लोजिंग कैश। तो क्लोजिंग कैश तीनों का टोटल तो 9500 आ गया और डिफरेंस कितना था 9500। अब क्या करेंगे, क्लोजिंग कैश को बैलेंस शीट डाल दो इक्वल टू ये आपका क्लोजिंग कैश। एंटर करोगे बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। आप ध्यान से देखिए बैलेंस शीट आपकी मैच हो चुकी है। किस किस का आंसर मैच हो रहा है मेरे साथ, जरा यस नो में कंफर्म करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए कोई नहीं बताएगा नो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी करते हैं। यहाँ पर हमने पीएटी से स्टार्ट किया, अब हम पीबीटी से करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा एक चीज और रह गई अभी, मैंने आपको बताया था ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के नीचे क्लियरली लिखना होता है इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड। तो इंटरेस्ट पेड कितना हमारा, यहाँ पे क्लियर लिखो कि इंटरेस्ट हमने 200 का पे किया और टैक्स हमने कितने का पे किया 1000 का। तो क्लियर लिखना होता है हमें, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे भी पिछली बार बताया था कि डू मेंशन इट क्लियरली, ठीक है। अब आते हैं वापस ऊपर, पीबीटी नॉन कैश चार्जेस। चलो पहले करते हैं टैक्स पेड और उसके बाद नॉन कैश चार्जेस, उसके बाद ये सारे आइटम्स, फिर आएगा आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीबीटी आएगा, ये आपका पीबीटी है 7150। टैक्स पेड कितना है -1000। नॉन कैश चार्ज क्या है, स्टॉक बेस्ड कॉम्पेंसेशन प्लस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। ये डेफर टैक्स नहीं लेना इस बार, ये लेना ही नहीं है क्योंकि हमने स्टार्ट किया 7150 पीपीटी से, तो 500 माइनस ही नहीं कर रखा, तो ऐड बैक क्यों करना है। अब आएगा चेंज इन करंट एसेट, तो उसके लिए क्या करेंगे, सम ऑफ करंट एसेट्स कैश छोड़ के -0। तो इसको माइनस में रखने के लिए मैं क्या रखूँगा, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट। अगर स्पीड लग रही हो कि ज़्यादा स्पीड है तो कोई बात नहीं है, मैंने आपको करा दिया है। जो सीखना है उस पर ध्यान देते हैं। चेंज इन करंट लायबिलिटी, जब मैं करंट लायबिलिटी की बात करूँगा तो इस बार ये टैक्स को नहीं लूँगा, टैक्स पेएबल को नहीं लेंगे हम, सिर्फ ये पहले 3 आइटम लेंगे, ब्रैकेट क्लोज -0। क्योंकि टैक्स पेएबल अगर आपने ले लिया तो ये डबल ऐड हो जाएगा। इस बात को समझाता हूं मैं, कैसे समझाऊं, एक बार मैं पूरा कर लूं सारा आइटम, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये देखो मैच हो गया ना हमारा फिगर। अब इस बात को समझेंगे, जब मैं पिछली बार चेंज इन करंट लायबिलिटी कर रहा था तब मैंने टैक्स पेएबल 645 रुपये लिया चेंज इन करंट लायबिलिटी के अंदर। क्यों, समझना। हमारा जो पैट आया 7150 वो कब आया, जब मैंने 1645 रुपये माइनस करे। सुनना ध्यान से, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूँ। जो मेरा प्रॉफिट आया 5005 ये कब आया, जब मैंने करंट इनकम टैक्स 1645 माइनस करे, ठीक है। लेकिन इस 1645 में से 645 तो माइनस हुए ही नहीं थे, तो चेंज इन करंट लायबिलिटी में करके वो 645 मैंने ऐड बैक करा लिए। इज दैट क्लियर। फिर से बोलता हूँ, मेरा जो ये प्रॉफिट आया है 5005 ये कब आया, ये 1645 माइनस करके, इसमें से पे तो 1000 हुआ है ना, 645 तो पे ही नहीं हुआ, तो 645 टैक्स पेएबल वापस ऐड करना है।
कैसे ऐड किया? मैंने इस 645 टैक्स पेएबल को चेंज इन करंट लायबिलिटी में ले लिया, तो ये 645 मेरे ऐड हो गए, यही करना था। अब इसमें क्या दिक्कत है? इस बार जो मेरा पीबीटी आया वो बिना 645 माइनस करे हुए आया, ठीक है, बिना 1645 माइनस करे हुए आया। तो 1000 पे कर रखे हैं, तो 1000 को मैंने माइनस कर दिया, तो 645 एक्स्ट्रा माइनस हुए ही नहीं। जब 645 एक्स्ट्रा माइनस हुए ही नहीं, तो चेंज इन करंट लायबिलिटी में अगर इस टैक्स पेएबल को फिर से ले लिया तो ये दोबारा ऐड हो जाएंगे, जबकि ये माइनस नहीं हुए थे, तो वो गलती हो जाएगी। तो आपको मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ भी नहीं करना, वो तो एज इट इज आने, जैसे इधर है वैसे इधर आ जाएंगे। अब एक बार जरा कंफर्म करो, मैं जो सिखाना चाह रहा था कि चेंज इन करंट लायबिलिटी में टैक्स पेएबल नहीं लेना है और नॉन कैश चार्ज में डेफर्ड टैक्स नहीं लेना है, वो समझ में आ गया? 3300 आर यू श्रुति, क्या आप ये चेंज इन करंट एसेट की बात कर रहे हो? ये लीजिए, चेंज इन करंट एसेट है, अदर देन कैश। चेंज इन करंट एसेट मतलब अदर देन कैश, और चेंज इन करंट लायबिलिटी मतलब अदर देन डेट। चलिए, इसी के साथ हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? ये वाला न्यूमेरिकल एक बार एक्सेल में दोबारा बनाओ, इसको बनाने में आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, और वो जो दूसरा न्यूमेरिकल है उसको बनाने में लगभग आपको 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। वो न्यूमेरिकल बना के सोल्व करके एक्सेल के अंदर स्केड्यूल्स के साथ मुझे आप ईमेल करेंगे, ग्रुप पे नहीं डालेंगे। ग्रुप पे डालेंगे तो कोई भी डाउनलोड करके उसको फिर से अपना नाम देके मुझे भेज देगा, तो मुझे सबके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है? और ईमेल आईडी है मेरी info, नहीं इस पर मत भेजो, mkumarcfa@gmail.com, इस पर आप मुझे ये चीज़ भेज देंगे, ठीक है? चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं तक है।